inability to produce or conceive children। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन आफ्टर 2 years of unprotected सेक्सुअल एक्टिविटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीजन हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से हमारे पास जनरली एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है स्टडीज, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके लिए स्टडीज, जैसे कि आपने सुना होगा पीसीओडी, ये एक हमारे पास नॉर्मल फिनोमिनल जो जनरली यूज किया जाता है। इसमें से देखो रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले रीजन क्या होगा, मैंने अभी बताया फिजिकल रीजन, ये क्या हो सकता है, फिजिकल रीजन, यानी कि कोई हमारे पास जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जेनाइटल, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिजीजेज, कोई डिजीज है आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल, और हमारे पास क्या होता है, इवन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। सबसे पहले हम लोग अलग अलग सबको समझते हैं, इसके बाद चीजों को देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो कि हमारे पास मेल जो मेल गोनेट्स है या फीमेल गोनेट्स है, वट एवर, इनके अंदर किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम होना, यानी कि कोई इश्यूज होना, जैसे कि ब्लॉकेज हो जाना या फिर वो उसका चोट लगने, कुछ भी वट एवर, जिस इन सभी चीजों से प्रॉब्लम क्या हुई हमारे पास कभी। और बाकी तुम्हारे सहपाठी लोग कहाँ हैं, सबको बुलाओ भाई में से। खुशबू आप माइक ऑफ कर दो प्लीज। चलो, अब यहाँ पे क्या फिजिकल में क्या होता है कि गोनेट्स में या सेक्सुअल मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन में किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज होना, जिसके वजह से, जैसे कि अगर एक मैं प्रॉपर्टी बात करूँ फिजिकल की, मान लो स्पर्म है, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, इट मीन्स वो एक फिजिकल उसमें प्रॉब्लम आ गई। मान लो हमारे पास ओवरी है, ओवरी डैमेज हो गया, ओवरी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, हमारे पास क्या कर रहा है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। या फिर मेल है, मेल में हमारे पास और भी जैसे फिजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, बट ये सब क्या है, फिजिकल डिसऑर्डर, जिसके वजह से वो कॉपुलेशन ही सही से नहीं कर पा रहा है, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल को बोलते हैं वैसा प्रॉब्लम जो जन्म से है, वैसा प्रॉब्लम जैसे मदर प्रोड्यूस की ओवरी डेवलप नहीं हुआ, या फिर मदर प्रोड्यूस की हमारे पास एपिडाइडेमिस प्रॉब्लम नहीं हुआ, टेस्टिस में कुछ इश्यूज आ गई, दैट इज द कॉन्जेनाइटल, यानी जन्म के साथ वो प्रॉब्लम है, तो इससे भी हमारे पास इनफर्टिलिटी होता है। डिजीज में यहाँ पे जो वर्ड है, डिजीज में कॉमन डिजीज कुछ भी हो सकता है, आपको स्टडीज हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, वो भी डिजीज में आता है। मान लो कि आपको हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं करेगा, पिट्यूटरी सही से नहीं काम करेगा, पिट्यूटरी सही से काम नहीं करेगा तो एलएच सही से काम नहीं करेगा। जब एलएच सही से काम नहीं करेगा तो हमारे पास जो भी हार्मोनल है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास दोनों हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी, आगे चल के प्रोजेस्टेरोन, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, अगेंस्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी। ड्रग्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रग्स ले रहे हो तो वो साइड इफेक्ट करता है, या फिर वो ड्रग आपको सूट नहीं करता है। आप ध्यान से समझना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनको बोला जाता है कि अननेसेसरी कोई भी अपने मर्जी से मेडिकल से कोई भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, कि वो ड्रग्स टीरेटोजेंस हो सकते हैं। टीरेटोजेंस एक तरह का वैसा ड्रग या वैसा केमिकल हो गया जो प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करा सकता है, प्रेगनेंसी को रोक सकता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो टीरेटोजेंस होते हैं, बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, डेट टीरेटोजेंस। इसीलिए जितनी भी टीरेटोजेंस टाइप के ड्रग्स हैं, दे आर कम्प्लीटली बैन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स नहीं मिलते हैं।
ये चीज ध्यान रखना। टेरेटोजेंस कौन से ड्रग्स होंगे जो इनफर्टिल, जो मतलब कंसीव हो गए होने के बावजूद भी उसको भी टर्मिनेट कर सकता है। तो अननेसेसरी का कोई भी ड्रग्स नहीं दिया जाता है या फिर कोई भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट है तो वहां पे कोई भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल। ये चीज याद रखो, इम्यूनोलॉजिकल हम लोग पढ़े थे इरिथ्रोबेटालिस फेटालिस, जिसमें से खुद की एंटीबॉडीज खुद की नेक्स्ट बेबी को किल कर देता है, वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकल हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फैक्टर देखने में बहुत छोटा लगता है बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन फैक्टर ऑफ द इनफर्टिलिटी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जिसमें से मेल एंड फीमेल पार्टनर दे आर टोटली फिजिकली, दे आर टोटली स्ट्रॉन्ग, टोटली फिट, मेल पार्टनर भी फिट है, फीमेल पार्टनर भी फिट है, बट अगर उनके अंदर स्ट्रेस है या किसी भी चीज का इशू है तो वो सही तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, और कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बावजूद भी हमारे पास बेबी कंसीव नहीं होता है। तो साइकोलॉजिकल, इट्स लुक लाइक सिंपल, इट लुक्स लाइक इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्सो, इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। तो हमें एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये सारा चीजें क्या हमारे पास इनफर्टिलिटी के रीजन है। सभी चीज समझ में आ गया, फिजिकल में क्या होगा, कॉन्जेनाइटल में क्या होगा, डिजीज में क्या होगा, ड्रग्स में क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल में क्या होगा, एंड इवन साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो आप क्या सोचते हो, ये सारी चीजें फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी के लिए। किसी को कोई डाउट? कॉन्जेनाइटल वाला एक बार बताओ। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म हुआ, जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम है, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन में प्रॉब्लम है, चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रॉब्लम है, चाहे इंटर्न, चाहे प्राइमरी गोनेट्स, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, या एसेसरी में किसी में प्रॉब्लम अगर जन्म से है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। जैसे कोई मदर है, उसमें हमारे पास यूट्रस सही से डेवलप नहीं हुआ, या एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है, जन्म से ही प्रॉब्लम है, तो दैट इज नोन एज कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कि जो जन्मजात है। कॉन्जेनाइटल वर्ड जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ में बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कॉन्जेनाइटल होते हैं। जैसे कि कोई जन्म से गूंगा बहरा है, तो ध्यान रखना एक चीज, कभी आप लोग ध्यान से समझना, अगर कोई पर्सन जन्म से गूंगा है तो वो बहरा भी होगा, अगर कोई पर्सन जन्म से बहरा है तो वो गूंगा भी होगा, बट आफ्टर द पार्चुरेशन अगर कोई डिफ होता है तो वो डिफ होगा सिर्फ, बट वो बोल सकता है, या फिर वो नहीं बोल सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर बाद में इश्यूज हुआ है, वो एक अलग सिनारियो होता है। क्योंकि जनरली देखा जाए स्पीच सेंटर और जो हम लोग जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं, ये दोनों एक साथ रिलेट करता है, इसीलिए जो जन्म से गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। ऑल्दो देयर आर फ्यू वेरी वेरी एक्सेप्शन, बट जनरली ऐसा नहीं होता। अगर कोई जन्म से गूंगा है तो वो बहरा भी होगा, आप कहीं भी देख लेना। दिस इज द कॉन्जेनाइटल डिजीज जो कॉमन होता है, उसमें से इनफर्टिलिटी के लिए भी कॉन्जेनाइटल रिस्पॉन्सिबल होता है जो जन्म से होता है। क्लियर हो गया? ये था हमारे पास इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स थी, ये हमारे पास प्रॉब्लम कॉज करती है। और इनफर्टिलिटी क्या होता है? सिंपली कंसीव नहीं करना। प्रोड्यूस तो बात छोड़ो, सबसे पहले होता है कंसीव नहीं करना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस की बात तब आती है जब कई बार लोग कंसीव तो कर लेते हैं बट उनका प्रेगनेंसी 9 मंथ तक नहीं चलता, टर्मिनेट हो जाता है, बीच में एबॉर्ट हो जाता है। वो एक हमारे पास एबॉर्ट होने के पीछे 2-3 चीजों मेन रीजन है। मान लो कि कोई पर्सन है, ओवम भी हेल्दी है, स्पर्म भी हेल्दी है, दे फ्यूज कर गए, इवन वो इम्प्लांट भी कर गया, और कई बार फ्यूज करके बट इम्प्लांट नहीं कर पाया, तो वहां पे 2 चीज होता है। एक एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम के वॉल पे। उस केस में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने के बाद बेचारा वो नहीं फ्यूज कर पाता एंडोमेट्रियम की वॉल से। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें जनरली तो कि ऐसा होता है कि फ्यूज ही नहीं करते, मतलब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, बट कई बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी हमारे पास एंडोमेट्रियम वॉल पे वो सही से फिट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वहां पे अटैच नहीं हो पाता, जिसके वजह से, और कई बार अटैच होने के बाद में टर्मिनेट हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इस ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास इनफर्टिलिटी, यानी वो कब आता है, जब कंसीव हो गया, कंसीव होने के बाद टर्मिनेट होने के चांसेस हमारे पास कई फैक्टर हो सकता है। पहला फैक्टर हार्मोनल डिसबैलेंस। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं, कई बार देखोगे कि कुछ फीमेल्स में होती है कि वो कंसीव तो करती हैं बट बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका अगर टीएसएच गड़बड़ है, टीएसएच गड़बड़ है तो सब कुछ खेल गड़बड़ है। टीएसएच भी रिस्पॉन्सिबल है
और कई केसेस में अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस में कुछ इश्यूज है तो हाइपोथैलेमस किसको डिस्टर्ब कर देता है, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी किसको डिस्टर्ब कर देता है, गोनेड्स को। जब गोनेड्स डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलता सही से, तो प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी हार्मोन, तो उस केस में भी हमारे पास टर्मिनेशन देखने को मिलता है। चौथा कंडीशन होता है आप कंसीव कर चुके हैं बट आप कोई ऐसे ड्रग लेते हैं जो आपको सूट नहीं करता है, जो टेरेट्रोजेंस की तरह काम करता है, अगेन से वो आपको टर्मिनेट कर देता है बेबी को। अब यहाँ पे इनफर्टिलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसमें से सबसे फेमस टेक्नोलॉजी था आर्ट टेक्नोलॉजी। बट ये आर्ट टेक्नोलॉजी प्राइमरली बेस्ड फॉर द ओनली फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कराता है वैसे पर्सन में जिसमें एग रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर एग रिलीज हो रहा है तो एम्पुला तक नहीं आ रहा है, या फिर स्पर्म आर वायबल बट वो बेचारा पहुंच नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, कहाँ तक, एम्पुला तक नहीं पहुंच पा रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज को मिला के इसी पे प्राइमरली बेस्ड है आर्ट टेक्नोलॉजी। आर्ट टेक्नोलॉजी जस्ट फर्टिलाइजेशन तक ही सीमित है, उसके बाद चीजों को देख रेख करना वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो एक कहानी अलग हो जाती है। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन में कंसीव हो जा रहा है बट टर्मिनेट हो जा रहा है तो उस केस में हमारे पास मोर और लेस प्रॉब्लम होती है पीसीओडीज का। ये एक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज नहीं है। पीसीओडी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकता है। अभी हम उसको बताऊंगा बाद में सबसे लास्ट में, क्योंकि वो थोड़ा सिलेबस से बाहर है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी कि ये जो आर्ट करने के बाद भी हमारे पास अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो भी बेबी कंसीव नहीं होता है। तो आर्ट एक हमारे पास प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल बेस्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को कराने के बाद इम्प्लांट भी डॉक्टर कर देते हैं, कब करते हैं ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट टेक्नोलॉजी। ये हिमांशी को क्या हो गया आजकल, कंटिन्यूअस नहीं आ रही है सुजल, हिमांशी आ रही है थोड़ी देर बाद चली जा रही है सभी क्लास में। आर्ट का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। एक मिनट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आर्ट क्या होता है। टेक्नोलॉजी इज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी इज टू करेक्ट, टेक्नोलॉजी इज टू करेक्ट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। अब यहाँ पे कुछ आर्ट टेक्नोलॉजी को दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले आप लोग हर जगह देखा होगा, आपने सुना होगा, एक ब्रांड है इंदिरा आईवीएफ, सुना है इंदिरा आईवीएफ, बहुत फेमस है। दिस इज द मोस्ट फेमस, एक तरह से देखोगे तो इंदिरा आई क्या सर, इंदिरा आईवीएफ। अब यहाँ पे आईवीएफ की तो देख लो सर, जस्ट मैंने आपको एक इंदिरा एक ब्रांड का नाम बताया, क्योंकि दिस इज, वैसे नॉर्मल आईवीएफ की तो होती है। तो इसमें से सबसे पहला देखो आईवीएफ टेक्नोलॉजी आता है। आईवीएफ नाम से हमें पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे 11th का कुछ पोर्शन में पूछना चाहूंगा आप लोगों से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप लोग को 11th चैप्टर का चैप्टर फर्स्ट याद होगा, द लिविंग वर्ल्ड। प्रवीण याद है, द लिविंग वर्ल्ड? यस सर। ये टर्म पहली बार वहां पे आप लोग पढ़े हुए नीट के सिलेबस में, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमें ये बताया गया था रिप्रोडक्शन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वहां पे हमारे पास आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, हालांकि रिप्रोडक्शन कोर फैक्टर नहीं है किसके लिए, लिविंग और लिविंग के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। और आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस वहां पे लिखा हुआ है कि आईवीएफ जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज लिविंग बट द इन्वायरमेंट इज नॉन लिविंग, द प्रोसेस इज लिविंग। हाँ सुजल बताओ। सर मेटाबॉलिज्म के लिए लिखा हुआ है। हाँ हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, रिप्रोडक्शन से रिलेट कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ।
मैं एक बोल रहा हूँ रिप्रोडक्शन एक क्या है, कैसा प्रोसेस है हमारे पास, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि बहुत ढेर यस सर। सारे हमारे ऐसे भी पर्सन है जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि यस सर। इनफर्टाइल होते हैं, ह्यूमन भी है एनिमल्स भी है। अब इस केस में हमारे पास उसको लिविंग तो हम लोग मानते हैं, दे आर लिविंग बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग। अब वैसा पर्सन मान लो जो हमारे पास दे आर कैपेबल, बस बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो हो गया आईवीएफ। अब सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ में हमारे पास दो केस होता है, जो हमारे पास जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, यानी कि जो एग्जैक्ट रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज लिविंग बट द इन्वायरमेंट इज नॉन लिविंग, बट द इन्वायरमेंट इज नॉन लिविंग। तो मेटाबॉलिक देखा जाए, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक को हम लोग क्या मानते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द एग्जैक्ट इन्फो ऑफ द लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म को मानते हैं ना एग्जैक्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉलो अप करें तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, लिविंग को सपोर्ट करता है, ये एक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया आईवीएफ, इसलिए इसको दिया गया है कि आईवीएफ एक्चुअली में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या रिएक्शन है वो लिविंग है, दैट्स व्हाई हम लोग मेटाबॉलिज्म को एग्जैक्ट मानते हैं क्या है, दिस इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, बट उसका इन्वायरमेंट है जो सराउंडिंग है, दे आर द नॉन लिविंग। अब यहाँ पे वर्ड का ही मतलब होता है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है, विट्रो का मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ध्यान रखना, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब वीवो का मतलब होता है लिविंग इन्वायरमेंट, वीवो का मतलब क्या होता है, लिविंग इन्वायरमेंट, फोन नहीं है खैर, ये क्या होता है हमारे पास, लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इस कंपनी का फोन भी आता है। दिस इज द विट्रो एंड दिस इज द वीवो। तो जब भी हमारे पास वीवो वर्ड है कि लिविंग के डेजिग्नेट करता है, विट्रो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, या इसी को नॉर्मल टर्म में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें देखो ध्यान से समझो, इस मेथड में क्या होता है, वाइफ से हम लोग क्या लेते हैं, मतलब फीमेल पार्टनर से हम लोग क्या लेते हैं, वाइफ से ओवम लेते हैं, क्लियर है, वाइफ से क्या लेते हैं हम लोग, ओवम लेते हैं, और मेल पार्टनर यानी कि हस्बैंड या मेल पार्टनर, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड से ज्यादा बेटर है हम लोग की, मैं क्या बोल रहा हूँ, फीमेल पार्टनर से क्या हो गया ओवम, मेल पार्टनर से क्या होगा हमारे पास, इंडियन उसमें देख हम लोग यही लिख लेते हैं, मेल पार्टनर से क्या होगा हमारे पास स्पर्म, क्लियर है। आपने कुछ मूवीज भी देखा होगा, जैसे विक्की डोनर देखा आप लोगों ने, कोई एनीवन नहीं देखे, कोई बात नहीं छोड़ो, बहुत बहुत फ्री टाइम हो तो कभी आप लोग देख सकते हो, ठीक ठाक मूवी है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वहां पे ये सब सारा कुछ दिखाया गया। अब ये हस्बैंड हमारे पास क्या क्या लेते हैं, हस्बैंड से क्या ले लिए हम लोग, स्पर्म ले लिए, वाइफ से क्या ले लिए, ओवम ले लिए। अब यहाँ पे जनरली ये किसके लिए फॉलो अप किया जाता है कि वैसा पर्सन है जिसका या स्पर्म भी सही है, ओवम भी सही है, बट एनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या एनी टाइप ऑफ एरर, किसी टाइप ऑफ एरर की वजह से उसका ओवम भी हेल्दी है, इसका स्पर्म भी हेल्दी है, बट वो बेचारे आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे बाई एनी रीजन। ये रीजन पीसीडी हो सकता है, ये रीजन फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ये रीजन मेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से ये दोनों बेचारे एम्पुला तक नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसी को असिस्ट करते हैं। अब इस चीज को असिस्ट करते हैं, जैसे आर टेक्नोलॉजी में अभी मैंने बोला असिस्ट, तो असिस्ट क्या करते हैं हम लोग कि इसको कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद इसको आर्टिफिशियली क्या करते हैं हम लोग, दैट इज आर्टिफिशियली, ध्यान रखना, वो करा देते हैं कि फ्यूज करा देते हैं, कहाँ पे, लैब में, कहाँ पे फ्यूज कराते हैं, लैब में करा देते हैं। उसके बाद जैसे ही जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद, इस जाइगोट बना, अब जाइगोट बनने के बाद वो डिवीजन करेगा, कुछ डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो जो बनेगा उसको इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उस फीमेल बेबी का यूट्रस हेल्दी होना चाहिए। अगर यूट्रस हेल्दी नहीं हुआ तो एक और नया टर्म आ जाता है, सरोगेट मदर। इट मीन्स दे आर, वो फीमेल एग्जैक्ट मदर नहीं है, बट किसी मदर को, ओम को, यूट्रस को उधार ले लेना, उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेसी। हाउएवर ये पहले इंडिया में मतलब इलीगल था, अभी भी इतना टफ है, क्योंकि हमारे पास कई बार होता है कि कुछ फीमेल सरोगेसी लेने के बाद वो अपना हक जताने लगती है, तो इस पे कुछ लॉज है। अगर आप सरोगेसी करते हो तो आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करने पड़ते हैं कि
आप बेबी प्रोड्यूस करने के बाद ऐसा ना बोलो कि ये मेरी बेबी है, मेरा बेबी है। तो इस चीज को प्रॉब्लम तो यानी सरोगेसी पहले इंडिया में वो नहीं था, लीगल नहीं था, बाद में अब आई थिंक लीगल है एग्जैक्टली, बट कुछ आपको लीगल एक्शन से गुजरना पड़ता है सरोगेट के लिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यानी कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की यानी कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग बाहर कर रहे हैं, बाकी एम्ब्रियो को ट्रांसफर कहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्ट यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दे रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ। अब यहाँ पे देखो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है ये दो टाइप का होता है, यानी एम्ब्रियो बनेगा तो पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पे एक होता है टेस्ट्यूब भी लिए, यहाँ से ओवम और स्पर्म लिए, इन दोनों को हम लोग फ्यूज करा दिए। फ्यूज कहाँ पे कराएं, इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो यानी कि लैब में, यानी कि टेस्ट ट्यूब, मतलब एक तरह का पेट्री डिश होता है, वहां से इंजेक्ट करते हैं लाइक दिस। ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को, हाँ वो कॉल आ गया था सॉरी। ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द इन विट्रो, ये कहानी था। अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लिए, फ्यूज करा लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसकी कहानी जो इम्ब्रियो दो टाइप का हो जाता है, इन इम्ब्रियो का ट्रांसफर एक होता है ZIFT जिफ, और एक होता है हमारे पास IUT। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब यानी कि ट्रांसफर ऑफ जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो किस सेल स्टेज में रहता है ये याद रखना है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। कहां तक, 8 ब्लास्टोमियर। नाउ अब हमें कोई बताएगा कि व्हाट इज ब्लास्टोमियर, वंशिका पढ़ाया था अभी, जब जैसे ही हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखे थे, डायग्राम भी बताया था, ब्लास्टोमियर क्या होता है, मरूला क्या होता है, गेस्ट्रूला क्या होता है, कब हमारे पास कैविटी पाई जाती है, इन सारी चीजें। वंशिका जल्दी बताओ। ओके ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टोमियर का जो हमारे पास क्या है, 8 अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ध्यान रखना। जिफ्ट के लिए 2 लाइन बस याद रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और IUT, अब एक चीज याद रखना है, इसमें अप टू क्या होता है, 8 सेल स्टेज, मतलब क्लीवेज स्टेज वाला ध्यान से समझना कि पेरीफेरी हटता नहीं है। अब जिफ्ट में जेड से क्या हो गया, जाइगोट, आई से क्या हो गया, इंट्रा, एफ से क्या हो गया, फैलोपियन। यानी कि जाइगोट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कितने स्टेज तक, 8 सेल स्टेज तक। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। अब इसी का एडवांस वर्जन है कि अगर हम लोग क्योंकि जिफ्ट करेंगे तो वहां पे सिलाई, माइक्रोविलाई काम, सिलाई सिलिया काम करेगा, और उसको जाइगोट से इम्प्लांट कर देते हैं कहाँ पे, धीरे धीरे राउंड स्ट्रक्चर में रोटेट होकर हमारे पास अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यूट्राइन वॉल पे। अब कई बार अगर मान लो कि हमारे पास प्रॉब्लम है फैलोपियन ट्यूब में, कभी समटाइम फैलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक होता है या फिर उसमें स्पेस कम होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वहां से जाइगोट निकाला था, यहाँ से स्पर्म निकाला था, दोनों के फ्यूज कराया था। जाइगोट बनने के बाद अब IUT कब करता है, मोर देन, पहला पॉइंट, मोर देन 8 सेल स्टेज। यानी कि जो ब्लास्टोमियर होता है उसमें 8 से अधिक सेल स्टेज होता है। अब इसको डायरेक्ट इम्प्लांट कहाँ पे करता है, यूट्रस में, यानी कि यूटेराइन वॉल में। कहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, यूटेराइन वॉल में। इस चीज को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। किसी को कोई डाउट, याद हो गया, भूलोगे तो नहीं। दिस इज द IVF। ये क्या हो गया, IVF। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास जो भी ART है ना, ये जनरली ध्यान रखना, ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक ही सीमित है। अगर किसी का एंडोमेट्रियम खराब है तो आर्ट का कोई फायदा नहीं है। आर्ट, कोई हेल्दी पर्सन है वो फर्टिलाइज हो जा रहा है, लेकिन
कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे बहुत लंबा टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। देन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पहले एंडोमेट्रियोसिस सही करो, अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो हार्मोनल, थायराइड को सही करो, प्रोजेस्टेरोन का ड्रग्स लो, बहुत लंबा, बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है, बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस। जितना हमें दिखता है उतना ऐसा नहीं है। अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी चीजें नहीं है, पीसीओडी नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है, अगर इस सिर्फ मिलन नहीं हो पा रहा है किसका, स्पर्म और ओवम का, देन इट कैन बी इजी। और ध्यान रखना, आईवीएफ जितना लुक्स लाइक लगता है कि इजी है, आईवीएफ एक खर्चीला प्रोसेस है, लाखों रुपए लग जाते हैं, डिपेंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आईवीएफ के चांसेस भी 1% होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार डॉक्टर भी मिसलीड करते हैं कि जो आईवीएफ होता है 1% के पीछे रीजन है, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम इंडोमेट्रोसिस की है। आप सिर्फ मिलन तो हो रहा है बट इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तो अब आईवीएफ करा के भी कोई फायदा नहीं है। आईवीएफ आपने करा लिया, इम्प्लांट में प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उस केस में भी आईवीएफ फेल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर कभी भी सिक्योरिटी नहीं देता है। तो इसीलिए आईवीएफ अगर कोई कराता है तो अच्छे, ट्रस्टेड, ब्रांड वैल्यू जिसका रेपुटेशन अच्छा है वहां से कराना चाहिए। नॉर्मल आईवीएफ फेल होता है, पैसा वेस्ट होता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीजन चाहिए कि आखिर क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, उसके बाद आईवीएफ कराना चाहिए। कोई भी कहीं भी आप जाओगे तो डॉक्टर तुरंत आईवीएफ के लिए सलाह नहीं देता है, वो पहले कोशिश करता है कि नेचुरली हो। बट अगर कोई ऐसा डॉक्टर है कि दे वांट मनी, तो वो बात अलग कंडीशन है कि आईवीएफ के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आईवीएफ जस्ट फर्टिलाइजेशन कराता है और कुछ नहीं करता। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास आईवीएफ होता है। अब यहाँ पे देखो, ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी तरह एक मिलता जुलता टर्म है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन ये एनिमल में तो बहुत कॉमन है, एनिमल्स में दिस इज सो कॉमन। अब यहाँ पे देखो कि कई बार होता है कि किसी भी वजह से बस स्पर्म नहीं पहुंच पाता है ओवम तक, स्पर्म नहीं पहुंच पाता ओवम तक, तो डॉक्टर्स क्या करता है कि आर्टिफिशियली स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है फीमेल बॉडी के अंदर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? इन विवो क्या बोलता है, जस्ट स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डाल देना और वहां पे एम्पूला तक पहुंचा देना और वहां पे ऑटोमेटिक वो फर्टिलाइज कर देता, क्योंकि हमें पता है, हम ये टेस्ट में जान सकते हैं कि कब ओवम प्रोड्यूस होता है। डॉक्टर कैन इजिली आइडेंटिफाइड कि कब क्या होगा, हमारे पास ओवम रिलीज होता है। आपके प्रेगनेंसी साइकिल से जान सकता है, कुछ टेस्ट से जान सकता है, ये सारी चीजों से। और उससे में कुछ जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन इन जनरल हमारे पास, बट दिस इज नॉट श्योरिटी, मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी एवोल्यूशन होता है तो ऐसा देखा जाता है उस डे पे टेम्परेचर राइज होता है, बट ये पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। टेम्परेचर राइज होता है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें होती हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो। तो ये सारी चीजों को डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है और वो इजिली देख लेता है कि कब ओवम रिलीज होने वाला है। और एक पर्टिकुलर विंडो होता है, ओवम भी सर्वाइव करता है कुछ दिन तक, डेट्स वाई थोड़ा सा इजी हो जाता है फॉर द डॉक्टर्स। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो डॉक्टर्स को भी मुश्किल होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन करने के लिए या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, कि आखिर वो कब निकालेगा ओवम को। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। ओवम निकालने का प्रोसीजर कई सारा हो सकता है हमारे पास, नेचुरल, कई बार सीजरियन भी होता है, कई बार विदाउट सीजरियन होता है। ये अलग अलग चीजें हम लोग ओवम को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है इन विवो। इन विवो में बस एक चीज याद रखना है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कब यूज करते हैं, जब सम टाइम फीमेल किसी भी वजह से स्पर्म, मतलब स्पर्म किसी भी वजह से फीमेल बॉडी के अंदर तक नहीं जा पाता है ड्यू टू द सम ब्लॉकेज या सम सिस्ट ब्लॉकेज, इन सभी की वजह से हमारे पास नहीं जा पाता, तो उस केस में हमारे पास ये करते हैं। दिस इज द आईवीएफ। दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी है जीआईएफटी, गिफ्ट। ध्यान रखना, गिफ्ट और जिफ्ट दोनों अलग अलग है। गिफ्ट क्या बोलता है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर,
वहां पे देखो जाइगोट को ट्रांसफर किए थे, यहाँ पे हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, गैमेट को। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। सपोज ए फीमेल है और ये बी फीमेल है, ध्यान से समझना। किसी भी वजह से उस जो ए फीमेल है इसका फैलोपियन ट्यूब खराब है, या फिर इसमें हमारे पास जो फिम्बरी है वो ट्रैप नहीं कर पा रहा है किसको, एग को, यानी ओवम को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, यानी सेकेंडरी साइड को ट्रैप नहीं कर पा रहा है। मोर प्रिसाइज टर्म बोले तो सेकेंडरी साइड को ट्रैप नहीं कर पा रहा और एम्पुला तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ए का ओवम निकाल के बी के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देना, ट्रांसप्लांट कर देना, यानी कि वहां तक पहुंचा देना। अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम, जो हमारे पास क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर उसका फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है, तो उस कंडीशन में और उसको पर्टिकुलर सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, तो वहां पे क्या हो जाता है हमारे पास गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट में ए पर्सन का, ए फीमेल का बी फीमेल में क्या ट्रांसफर कर देना, ओवम को ट्रांसफर यानी गैमेट को ट्रांसफर कर देना। उसके बाद में वो नेचुरल इंसेमिनेशन करे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करे, जनरली हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने को देखा जाता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, गिफ्ट। गिफ्ट में आपको क्या याद रखना है कि एक ओवम को दूसरे, मतलब एक फीमेल के ओवम को दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट। गिफ्ट और गिफ्ट में याद रखना है, एक में गैमेट ट्रांसफर करते हैं, एक में जाइगोट ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें से सबसे फेमस हमारे पास आईवीएफ ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है तीसरा होता है आईसीएसआई। आईसीएसआई, ठीक है। आईसीएसआई देखो क्या होता है हमारे पास, सिंपली आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा एन है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सिंपली अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरी के प्रोसीजर में हमारे पास सिंगल स्पर्म, मेल पार्टनर का सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते ओवम में। दिस इज द ओवम, क्लियर है। ये क्या है हमारे पास, ओवम। ये इस ओवम का न्यूक्लियस है मान लो, ये हमारे पास स्पर्म है, सिंगल स्पर्म है। अब इसको हम लोग माइक्रो इंजेक्शन में लिए, माइक्रो इंजेक्शन है मान लो। अब इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते कहाँ पे, एक्स में, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते फीमेल के एक्स में। या अब ये ध्यान रखना, ये हमारे पास अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे इंजेक्ट कहाँ पे कर दिए, एग में। जब एग में कर दिए तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियस फीज हो जाएगा, तो उसके एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते कि में, इसमें वुमेन के यूट्रस में, इम्प्लांट वुमेन यूट्रस, फीमेल बॉडी के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। आईसीएसआई भी एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है, बट स्लाइटली क्रूशियल, स्लाइटली क्रूशियल। तो इसमें से सबसे जो कॉमनली यूज किया जाता है हमारे पास, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, आईवीएफ यूज करते हैं। अब लास्ट में आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या आता है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आईसीएसआई और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा जाएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट प्रोसीजर अप्रोक्स सेम है। इसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन में हम लोग फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सिर्फ स्पर्म को छोड़ देते हैं, बट आईसीएसआई क्या करता है कि डायरेक्टली एग के अंदर ही हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। डायरेक्टली एग के अंदर क्या इंजेक्ट कर दिए हम लोग, दैट इज क्या इंजेक्ट किए, स्पर्म, सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, मिलियन ऑफ स्पर्म नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सिंगल स्पर्म कैपेबल है, डायरेक्टली इंजेक्ट करना ही ओवम में, तो एक स्पर्म लेते हैं और उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, द लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉट लॉन्गेस्ट। प्रवीण, वेरी गुड। ओवम, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सर न्यूरॉन। वेरी गुड, न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल ज्यादा बोलोगे, नर्व सेल इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर प्रवीण। न्यूरॉन इज डिफरेंट थिंग, होप सो नर्वस सिस्टम में बताया था। तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट। वाइल देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अगर नर्व भी है नर्व सेल भी है तो बहुत लोग जल्दीबाजी में नर्व न्यूरॉन भी मार देंगे, बट न्यूरॉन हो जाएगा गलत। तो नर्व सेल इज मोर एप्रोप्रिएट। यहाँ पे इसलिए नहीं मैं आपको गलत बोला क्योंकि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसे बोल रहे हो, तो नर्व सेल ज्यादा बोलना सही होगा।
ओवम इज द लार्जेस्ट सेल वाइल द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। अब हम लोग आते हैं एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट आर्टिफिशियल इन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास आई है एआई, आर्टिफिशियल, मुझे क्वेश्चन कराना है बालक, इंसेमिनेशन। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई दिक्कत हो रही है? देखो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आराम आराम से समझो बस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक या एआई टेक्निक, इसमें क्या करते हैं, सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं और इसको आर्टिफिशियली कहाँ पे डाल देते हैं, वेजाइना और यूट्रस में डाल देते हैं। मैंने अभी बताया ये जनरली एआई टेक्नोलॉजी तब यूज करते हैं जब हमारे पास मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर में कुछ इश्यूज है, या फीमेल पार्टनर में वो किसी भी वजह से कपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी वजह से जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके केस में हमारे पास मेल पार्टनर नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसके वजह से हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है। अब इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ऑल्सो एक और नाम से बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो दो सिनारियो होता है, मैं आपको मेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ। दिस एआई टेक्नोलॉजी जनरली यूज कपड़ा अगर मेल पार्टनर में ईडी जैसी प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो पीनस होता है वो सही तरीके से ड्यूरिंग द कॉपुलेशन वो इरेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपली हम लोग सीमेन लेते हैं और उसमें डायरेक्टली वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, या फिर वेजाइना से आगे यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, और वहां से हमारे पास जो मेल स्पर्म का जो काम है वो नेचुरल तरीके से होता है। दिस इज द कॉमन टेक्नोलॉजी, और दिस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर द एनिमल्स। कि एनिमल्स कई बार होता है कि हमारे पहले क्या होता था कि जो मेल पार्टनर जो सांड होता है उसको बुलाते थे, दे आर कॉपुलेट एक्सवाइजेड, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब उसको लफड़ाई खत्म कर दिया, सिंपली क्या लेते हैं हम लोग, इंजेक्शन लेते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सीमेन प्रेजेंट होता है, उस सीमेन को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल को बॉडी में, कोई टेंशन नहीं, लाने का लफड़ा नहीं। वो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फीमेल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट ये वैसे पार्टनर जिसका हमारे पास क्या कंडीशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कंडीशन है, या उसमें स्पर्म है, दे आर हेल्दी बट स्पर्म काउंट लो है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर देते हैं, और वहां से हमारे पास चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। ये सब था हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास आर्ट की, आर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस। पहली बात, सभी लोग इसको कर नहीं सकते हैं। मैंने अभी बताया आईवीएफ ट्रस्टेबल है, बट आईवीएफ के भी चांसेस क्या है, 1%। भाई सभी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आईवीएफ करा पाए। और सबसे बड़ा रीजन, अगर कोई पैसा कर भी लेता है तो डॉक्टर सिक्योरिटी नहीं देता। यू हैव टू पे, हो या ना हो आपको पैसा देना ही है, उतना जो उनका लीगल चार्ज है आपको पैसा देना है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, या देयर आर लॉट ऑफ, डॉक्टर के द्वारा भी बहुत सारी प्रॉब्लम सही तरीके से नहीं किया जाता है, यानी कि हमारे पास स्पेशलाइज प्रोफेशनल की कमी है। टिल डेट कोई भी इतना भी, चाहे इंदिरा आईवीएफ हो चाहे कोई भी हो, इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। अप्रोक्स डॉक्टर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वेरी करता है, 3 लाख ऑन एन एवरेज सारे मेडिकेशन के लोग के, बहुत जगह 60,000 में भी, 1 लाख में भी होता है, बट their profession, their lab grown is not more suitable for this kind of things। तो ध्यान रखना है, ये सब सारी चीजों को प्रॉब्लम होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन होता है, जो यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बहुत ही हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इश्यूज होगा तो आपका जाइगोट में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, ये फैसिलिटी लिमिटेड जगहों पे ही है, हायर सेंटर्स पे भी है, या फिर शहरों में ही है, गाँव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास तीसरा रीजन इमोशनल कनेक्शन होता है। बहुत सारे फीमेल डरती हैं, बहुत सारे फिजियो कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं जिससे इवन अनदर मेल पार्टनर, या फिर क्योंकि डॉक्टर्स फीमेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर मेल्स भी हो सकते हैं। तो जो लोग पहले क्या करते हैं, बहुत लोग आप पहले के जमाने में देखोगे कि डॉक्टर अगर मेल पार्टनर है तो वो अपने फीमेल को भेजते नहीं ट्रीट कराते हैं, उनको फीमेल डॉक्टर चाहिए। तो उस केस में भी हमारे पास ये क्या इमोशनल कनेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से अगर मेल गाइनो है वहां पे लोग जाना कम प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल गाइनो। ये भी एक रीजन है। तो मोस्ट ऑफ गाइनोकोलॉजिस्ट आप लोग देखेंगे तो फीमेल होती हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन कल्चर में दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द मेल डॉक्टर्स।
However, this is the also unethical. अगर आपको ट्रीट कराना है, you have to choose the more exact professionalism, not male or female. तीसरा प्रॉब्लम रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, उसके बेबी नहीं होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ, बट क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा इमोशनल और सोशल इविल्स है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, हो सकता है वो कंजेनिटल हो, आप कौन होते हो जज करने वाला किसी फीमेल्स को या किसी मेल को। तो इसके वजह से भी लोग तो पहले छुपाते हैं, 1-2 साल तक लोग छुपाते हैं, या फिर वो अपनी फैमिली से बोलते हैं नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैं खुद चाह रहा हूँ, मुझे अभी बेबी नहीं करना। दे हैव प्रॉब्लम बट दे हाइड आउट ड्यू टू द सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि उनको लोग जज करेंगे। ये सारी चीजें आर्ट के प्रॉब्लम है। तो आर्ट एक बहुत ही, पहला तो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉब्लम यही है कि एक्सपेंसिव होना। दूसरा प्रॉब्लम इसके चांसेस 1% होना। हाउएवर अब हमारे पास लैब बहुत अच्छे हैं, जिसमें से नो डाउट मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इंदिरा आईवीएफ का जो लैब है, दिस इज द मोस्ट एडवांस इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर लैब्स। तो बहुत ही अच्छा लैब है उसके। तो यहाँ पे चीजें ध्यान रखना है, अगर कोई किसी को इशू है तो आई विल सजेस्ट फॉर द सोशल एक्टिविटी की गो फॉर द प्रोफेशनल्स, ऑल्दो सम एक्सपेंसिव, बट वन टाइम प्रोसेस से चांसेस ज्यादा होगा। क्योंकि आप बाहर अगर आप एक जगह 2 जगह ट्राई करते हो, कि कोई भी आपके फैमिली या रिश्तेदार में अगर आप अच्छी जगह से ट्राई नहीं करते हो, चांसेस ऑलरेडी 1% है। इंदिरा आईवीएफ भी 1% ही चांसेस देता है। गवर्नमेंट नहीं कराती, गवर्नमेंट के पास एम्स में है, बहुत सारे एम्स में भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कराती। बट वही बात है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जब कहीं नहीं होता है तो लोग एमसी से जाते हैं। तो होप सो आप लोग भी अच्छे डॉक्टर बनो, एम्स चीज़ों को सस्ता करो। गाइनो बहुत है फेमस एम्स जैसे या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बट वही प्रॉब्लम है, वहां पे दिक्कत क्या है, एम्स जैसे हॉस्पिटल में या फिर जो गवर्नमेंट में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके साथ दिक्कत है कि उनमें आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 मंथ तक, 1 ईयर तक वेट करना पड़ता है। तो दैट्स नॉट सुटेबल फॉर द एवरीवन। ऑलरेडी 2 साल से प्रॉब्लम है, 1 साल तुम लाइन में लगाओगे, तो इसलिए गो फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं है गवर्नमेंट में फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट के लैब्स बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि लोगों के अंदर डर है कि नहीं अच्छे नहीं होते हैं। बट नो डाउट एम्स में बीएचयू जैसे हॉस्पिटल के लैब्स मैं पर्सनली देखा हूँ, दे आर द मोस्ट एडवांस। किसी भी तरह का कोई भी डिस वैसे एडवांस इक्विपमेंट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है जैसे एम्स और बीएचयू में है। बट प्रॉब्लम क्या है, लोगों का मेंटेलिटी, लोगों का सोच। और तीसरा प्रॉब्लम डॉक्टर की कमी होना। डॉक्टर की कमी होने की वजह से हमारे पास लॉट्स ऑफ वैकेंसी खाली रह जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे, ये खाली रहने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ये दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। बट डॉक्टर्स की कमी है, गवर्नमेंट निकालती नहीं है। क्या हमारे पास वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कम है, जबकि सीट ज्यादा किया जा सकता है, पेशेंट ज्यादा है, सीट कम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसके वजह से हमारे पास गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट का इशू ये है कि आप अभी एम्स में आपको न्यूरो सर्जन से मिलने के लिए आपको 6 मंथ 1 ईयर का अपॉइंटमेंट लाइन लगता है। तो यू कैन सोच सकते हो किसी को प्रॉब्लम है तो कोई 1 ईयर तक या 6 मंथ तक कैसे टॉलरेट करेगा। दे हैव ओनली वन ऑप्शन, एक्सपेंड सम मनी, गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वही सेम कहानी हमारे पास इसके साथ भी होता है, इनफर्टिलिटी के साथ। एम्स के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बीएचयू के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, केजीएमसी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता है, वो जो प्राइवेट में जो डॉक्टर बैठते हैं वो कभी गवर्नमेंट थे, वो स्विच कर दिए फॉर द मनी, फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, शिफ्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए या फिर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए। तो ये एक सिनारियो अलग है। डॉक्टर अच्छा बनाओ, आप सभी चीजों को करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द आर्ट। और सबसे लास्ट में प्रॉब्लम होता है लीगल एडॉप्शन। लीगल एडॉप्शन हमारे पास जनरली होता है हमारे पास सरोगेट में, सरोगेसी एक हमारे पास लीगल एडॉप्शन हो जाता है। उसी तरह विकी डोनर जो आप मूवी देखना कभी फ्री टाइम में, विकी डोनर में क्या था कि हमारे पास जैसे कि कुछ मेल पार्टनर है, वो इनकैपेबल है या उनका स्पर्म कैपेबल नहीं है, बट दे वांट बेबी। वो क्या करते हैं, किसी अनदर मेल पार्टनर से क्या उधार ले लिए, किसको, स्पर्म को उधार ले लिए। अब वो स्पर्म फीमेल को ट्रांसफर कर दिया गया डॉक्टर के द्वारा आर्टिफिशियली। मैंने अभी बोला आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली यूज कर लिए दूसरे के स्पर्म फीमेल में। अब बेबी प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जेनेटिक्स किसका होगा, जेनेटिक किसका होगा, जिसने डोनेट किया स्पर्म। अब बाद में वो पर्सन बोले ये मेरा बेबी है, तो हो गई प्रॉब्लम। तो ये होता है लीगल एडॉप्शन, प्रॉब्लम हो जाती है कि बाद में वो बोलने लगे कि नहीं ये तो मेरा बेबी है। जिसके साथ शादी हो वो बेचारा कंफ्यूज, अब वो क्या करे।
तो यहाँ पे ये सारे कुछ लीगल एडप्शन का भी इश्यूज हो जाता है कि उस टाइम तो मान लो ए पर्सन है, उसने डोनेट कर दिया अपना स्पर्म, बाद में वो उस पे हक जताने लगे। ये सारे इश्यूज भी है आर्ट के, तो समथिंग प्रॉब्लम है। इस हालांकि ये प्रॉब्लम अब काफी लीगलाइज कर दिया गया है, तो ज्यादा इश्यूज नहीं है। पहले प्रियर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता किया जाता है, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि मेरा बेबी है। फीमेल भी करती हैं सॉरगेट बेबी और मेल भी करते हैं। तो विकी डोनर मूवी देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये चीजें कैसे कैसे टाइम होगा। तो ऐसा कुछ मैं रिकमेंड पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इफ फ्री टाइम अगर आप कोई और मूवी देख सकते हो तो आप ये इसको भी देख सकते हो। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें, इट्स गुड। आपको सभी तरह का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, लाइक दैट, क्या नाम है, सम वीडियो, किसका, आईवीएफ का। किसी को कोई डाउट? इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, बट कोई बात नहीं। वेट जस्ट फॉर 1 मिनट। और मैं आप इसके सारे CW जो अवंती के हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है, CW के लिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको मैं भेज दूंगा किसमें, उसके फॉर्मेट में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चलें? जल्दी बोलो बालक। यस सर। स्क्रीन शेयर विंडो, दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना? ये देखो, आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ। तुम लोग बोल लो भाई, ऐसे थम्स डाउन आप करते हो, समझ में नहीं आता है। नहीं सर, आवाज तो नहीं आ रही। लाते हैं, ऐसे कैसे नहीं आ रही? शेयर, अबे ये क्रोम टैब ऑल्सो शेयर, ओके ठीक है। क्रोम टैब ही करना पड़ेगा बाबा, आवाज के लिए। कंट्रोल, आवाज आई अब? देखो, In vitro fertilization is a process where a woman's eggs are fertilized outside her body, then placed back inside her body to help her get pregnant. अब तो बोल दो। A woman's reproductive Yes, sir, system आवाज। includes the vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, and ovaries. During the monthly menstrual cycle, one of the ovaries releases an egg,
in a process called ovulation. After ovulation, the egg enters the fallopian tube. A woman is most likely to become pregnant if she has sex in the days just before, during, or right after ovulation. During this time, a sperm cell from a man's reproductive fluid, called semen, is able to fertilize the egg just inside the fallopian tube. As it travels along the fallopian tube, the fertilized egg, now called an embryo, loses the outer cells that nourished it in the ovary. The embryo passes from the fallopian tube into the uterus. In the uterus, the embryo sheds its protective outer layer, called the zona pellucida, in a process called zona hatching. Zona hatching is necessary for the embryo to implant in the tissue lining the uterus. During implantation, a connection between the woman and the embryo begins to grow. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है. This organ, called the placenta, allows oxygen and nutrients to pass from her to the embryo. In vitro fertilization may be performed if a woman has been having trouble getting pregnant, a condition known as infertility, or it may be done if a woman wants to have a child without a male partner. Before in vitro fertilization, a woman will receive fertility medication that causes more than one egg to grow and mature in the ovaries. A man will provide a semen sample so that the healthiest sperm can be collected for fertilization. If the male partner is completely infertile, also known as sterile, or the woman doesn't have a male partner, a donor may be arranged to provide sperm for this process. In vitro fertilization consists of 3 main procedures: follicle aspiration, fertilization, and embryo transfer. देखो, follicle aspiration. During the first procedure, called follicle aspiration, eggs will be harvested from the ovaries. ओवरी से निकाल लिए. At the Yeah. beginning of this procedure, an दो मेथड हो सकता है, ये या तो यूट्राइन से या फिर सिजेरियन, दोनों से जो कंफर्टेबल लगता है डॉक्टर को वो कर सकते हैं. मतलब वेजाइना से अंदर ultrasound probe will be inserted into the woman's vagina so that her doctor can view her ovaries. अल्ट्रासाउंड प्रोब. Inside the ovaries, the doctor will look for follicles. Each follicle is a fluid-filled sac that contains an egg. Then the doctor will insert a long, thin needle into and through the wall of her vagina and guide it to the ovary. डायरेक्ट A suction device connected to the needle will collect several eggs from inside their follicles. सेवरल एग्स. During the second part of in vitro fertilization, called fertilization, the collected eggs will be taken immediately to a laboratory where फर्स्ट प्रोसेस हुआ, वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट ऊपर से भी हो सकता है. डिपेंड डॉक्टर टू डॉक्टर्स क्या सिचुएशन है. they will be fertilized. ये देखो पेट्री डिश में बोलते टेस्ट ट्यूब है, बट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में नहीं, पेट्री डिश में करते हैं. Fertilization may be performed by insemination, where several sperm are mixed with the healthiest eggs. Or the eggs may be fertilized with sperm injected directly into them during ये जो है ICSI है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए. किसमें? डायरेक्ट साइटोप्लाज्म, मतलब ओवम में. तो ये भी इन विट्रो का ही एक तरह से सब अलग अलग नाम है. इसमें क्या देख रहे हो, पहला कंडीशन वैसे फर्टिलाइज करे या दूसरा कंडीशन ICSI कर दे कि डायरेक्ट उसके अंदर पेनिट्रेट कर दे. a process called intracytoplasmic sperm injection. ध्यान रखना, ICSI तब करते हैं जब हमारे पास किसी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है या फिर स्पर्म हेल्दी नहीं है और उस पार्टनर को चाहिए कि नहीं, मुझे डोनर नहीं लेना है, मेरा ये स्पर्म करना है, तो उस केस में हमारे पास डॉक्टर, जब वैसे नहीं होता तो ICSI भी कर सकता है. The fertilized eggs, also called embryos, will be monitored for 3 to 5 days as they begin to grow. At this time, the lab may create a hole in the zona pellucida surrounding some of the embryos. This process, called assisted hatching, will help these embryos implant in the uterus. Some of the embryos will be used right away for embryo transfer, and the rest will be frozen and stored for future use if necessary. के लिए अगर जरूरत पड़ा तो
जैसे मैंने पहले ढेर सारे एग्स लिए थे, जनरली एक होता है, बट वो एग ले लिए, अगर मान लो पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में वो उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि दूसरी बार फिर से ट्रांसफर कर दे कहाँ पे, यूट्रस में। ये भी एक The रीजन third है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। बट जनरली ध्यान रखना, पहली बार जो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में नहीं करते हैं, पेट्री डिश में करते हैं। part of in vitro fertilization is called embryo transfer, which is done 3 to 5 days after fertilization. During embryo transfer, a tool called a speculum will be inserted into the woman's vagina so that the doctor can see her cervix. A syringe will be loaded with fluid containing one or more of the hatched embryos. Then the syringe will be attached to a long, thin tube called a catheter. The doctor will insert the catheter into the vagina, through the cervix, and into the uterus. डायरेक्ट यूट्रस में। Once inside the uterus, the doctor will inject the embryos. Then the catheter and speculum will be removed. स्पेकुलम में कुछ नहीं The होता, woman may continue to lie on her back for about 15 minutes. समझ में आया सभी को? बालक जल्दी बताओ। चलो, ये था हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ओवरऑल समझ गए कब आईसीएसएफ यूज करेंगे, जब हमारे पास स्पर्म ही वायबल नहीं हो रहा है, या फिर उस पर्सन को वही स्पर्म चाहिए, उसी पर्सन मतलब खुद का ही चाहिए, और बट वायबल नहीं है किसी वजह से, तो आईसीएसआई भी कर देते हैं। यानी कि ऐसी जब उसके अंदर डाल देंगे तो डायरेक्ट न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कई बार स्पर्म वायबल नहीं है तो जोना प्लेसिडा को तोड़ ही नहीं पाता बेचारा, तो क्या फर्टिलाइजेशन करेगा, चाहे इन विवो चाहे इन विट्रो। इन दोनों कंडीशन में हम लोग आईसीएसआई का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग साइन ऑफ कर सकते हो, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, थैंक यू।